ओके। हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पवार CSIR स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। CSIR स्क्वायर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर IIT JEM और CSIR नेट की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। ये क्लासेस जो प्रोवाइड की जाती है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन चारों सब्जेक्ट में CSIR स्क्वायर पर सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। CSIR स्क्वायर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर ये चारों सब्जेक्ट की CSIR नेट और IIT JEM की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। आज हम लोग IIT JEM फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि CSIR स्क्वायर के YouTube चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। ये क्लासेस फुली फ्री होगी। IIT JEM फिजिक्स में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। इन 7 सब्जेक्ट को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आज बहुत ही बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि आज का टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एंड लास्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये सारे टॉपिक ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IIT JEM के हिसाब से भी और CSIR नेट के हिसाब से भी, ठीक है। तो ये तीनों को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सबसे लेंदी टॉपिक जो है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर ये टॉपिक आ जाता है तो मैग्नेटोस्टैटिक तो आप इजीली कर लोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो अच्छे से आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये आना जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो ये दोनों टॉपिक भी आप नहीं कर पाओगे, फिर एक प्रकार से इन दोनों टॉपिक को आप रट पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा अपने को इसी टॉपिक में लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि बेसिक है किसका, इलेक्ट्रोडायनेमिक का। ओके, तो बिफोर इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो हमें आनी चाहिए। तो देखते हैं, हम लोग सबसे पहले समझते हैं हाउ टू टेक स्मॉल एलिमेंट। है ना, हाउ टू टेक स्मॉल एलिमेंट। ये चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। क्या ये दिख नहीं रहा है? ओके, क्लियर है? ओके, सो हाउ टू टेक स्मॉल एलिमेंट। बच्चे को ये नहीं आता है कि किस चीज में किस तरह से स्मॉल एलिमेंट लिए जाते हैं। जनरली हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज की, स्टडी ऑफ चार्ज। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। और कैसा चार्ज, स्टैटिक चार्ज, है ना। चार्ज डिस्ट्रिक्ट भी होता है, चार्ज कंटिन्यूस भी होता है। तो जब चार्ज कंटिन्यूस होता है तो 3 टाइप से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो कंटिन्यूस चार्ज को 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग 3 टाइप से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट है लैम्डा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक है। सेकेंड है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड है रो, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ऐसी बॉडी जिसके पास सिर्फ लेंथ हो उस पर लेमड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके पास एरिया हो उसके ऊपर सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिसके पास वॉल्यूम हो उसके ऊपर रो डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, रो का डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। इसलिए जनरली इस लेमड़ा को लिखा जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इस सिग्मा को लिखा जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। और इसको लिखा जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये रो है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन एरिया एंड चार्ज अपॉन लेंथ। अब स्मॉल एलिमेंट को लेने के लिए अपने को देखना पड़ता है कि बॉडी के ऊपर लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है। इसके अकॉर्डिंग 1D 2D और 3D अप्रॉक्सीमेटली ये 1 डायमेंशंस 2 डायमेंशंस में भी हो सकता है, बट जिसके पास सिर्फ लेंथ हो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे, जिसके पास सिर्फ एरिया हो उसके लिए ये और ये। तो इन तीनों, ये अगर आपको तीनों चीजें गिवन होगी तो आप फिर स्मॉल एलिमेंट किस तरह से ले सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल एलिमेंट चार्ज डेंसिटी के लिए लिए जाए, मास डेंसिटी या किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या किसी भी नंबर डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आपको जनरली क्या लेना आना चाहिए, स्मॉल एलिमेंट लेना आना चाहिए। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लोगे तो उसके बाद फिर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल एलिमेंट जरूरी क्यों है। हाउ टू टेक स्मॉल एलिमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लेना जरूरी क्यों है। सो व्हाई वी टेक स्मॉल एलिमेंट। ओके, ठीक है। सो देखते हैं क्यों लेना जरूरी है स्मॉल एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो स्टार्ट होती है वो होती है कूलॉम्स लॉ से, है ना। और कूलॉम्स लॉ क्या है कि जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप लोगों को पता है, फिजिक्स में इतना तो सभी को आता है, ठीक है। तो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने R बोला है, और Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तो बोला गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा K, जिसको बोलेंगे हम लोग 1/4πε0, जो कि किसके लिए है, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। ये फ्री स्पेस के लिए हम लोग लिख रहे हैं 1/4πε0। अदरवाइज ये जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, एफ्लॉन्ग, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो ये किसके लिए लिखा गया है, फ्री स्पेस के लिए। इसको क्या बोला गया है, तो ये होती है परमिटिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू वगैरह क्या होती है हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको इस, चूंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है, तो इस एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्यों स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, और आपको फिर समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही स्मॉल एलिमेंट लिया जाए, सभी दूर ये एलिमेंट लिया जा सकता है। ओके, जहाँ पे भी किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, या भी किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो देखते हैं, सबसे पहले देखना
हमें ये पता है कि ये Q1 और Q2 क्या है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चार्ज है, ये दोनों क्या है, डिस्ट्रिक्ट चार्ज है। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट चार्ज है तो इनको हम लोग सपोज करते हैं कि ये किसी एक पॉइंट पे प्लेस्ड है, ठीक है, पॉइंट पे प्लेस्ड है जो कि बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। जहाँ पे ये रखा हुआ है चार्ज, उस वो पॉइंट का डायमेंशन बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। Q2 पे भी वही सपोज किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, सो हम लोग जब किसी एलिमेंट किसी डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण फोर्स लिखेंगे तो हम लोगों को ऐसा ही चार्ज ढूंढना होगा जो किसी पॉइंट पे लोकेटेड हो। तो उस पॉइंट पे अगर लोकेशन हमें उस चार्ज की पता चल जाएगी तो किसी दूसरे चार्ज पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, या फिर इस चार्ज को हटा के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या ढूंढना होता है, एक पॉइंट चार्ज ढूंढना होता है, और वो पॉइंट चार्ज क्या हो, ऐसा चार्ज हो, वो पॉइंट ऐसा हो जिसका डायमेंशंस क्या हो, बहुत कम हो, और वहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं कि वहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q होगा, और उसी पॉइंट से फिर हम लोग क्या लिखते हैं, उस डिस्टेंस r तक पहुंच के ये फोर्स को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, लाइक सपोज हाउ टू टेक ए स्मॉल एलिमेंट में सबसे पहले एक लेंथ का एलिमेंट अगर मुझे लेना है, लाइक सपोज ये है एक बॉडी, लेंथ एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेंथ एलिमेंट किस तरह से लेते हैं, ठीक है। सपोज एक आपको रॉड दे रखी है, एक रॉड है जिसकी लेंथ हम लोग सपोज करते हैं L। क्या है हमारे पास, एक रॉड जिसकी लेंथ L है, ओके। और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कौन सी होगी, तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लैम्बडा होगी, क्योंकि इसके पास सिर्फ लेंथ है। और जो लैम्बडा होगी, है ना, चार्ज डेंसिटी अगर लैम्बडा है और टोटल चार्ज अगर Q मान लूँ, तो टोटल चार्ज कितना मान लूँ, Q, तो लैम्बडा कितना होगा, Q अपॉन में L, Q अपॉन में L। अब समझना ये Q का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब सपोज मुझे इस लेंथ के कारण किसी पॉइंट P पे, जो कि यहां से सपोज इस एंड से सपोज कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है पॉइंट P, जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, सपोज Q नॉट। अगर ये चार्ज Q नॉट यहाँ पे P पॉइंट पे रखा हुआ है, तो क्या मैं इस पॉइंट P पे जो चार्ज Q नॉट रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स लिख सकता हूं? तो मैं डायरेक्टली फोर्स नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें क्या है, R जो है वो Q से डिस्टेंस है, बट यहां तो जो Q है वो यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से, लैम्बडा के टर्म्स में। तो मैं R किसको लिखूंगा, तो क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं क्या मान लूं, जिसका डायमेंशन बहुत छोटा हो और जहां पे मैं चार्ज को क्या मान लूं, सपोज कर सकूं। तो इसलिए मैं क्या लेता हूं कि यहां से ले सकते हो, यहां से ले सकते हो, स्मॉल एलिमेंट कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, x डिस्टेंस पे जाके या x मान लो, या फिर x इसको हम लोगों ने सपोज किया है, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं ओके, इसको हम लोग सपोज, ठीक है, x मान लिया, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं सपोज y, कोई दिक्कत नहीं है। तो y डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, जिसको मैंने क्या बोला, dy, क्या बोला, dy। अब ये dx हो सकता है, dy हो सकता है, dl हो सकता है, dr हो सकता है, जो भी आप सपोज करो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो dy है इसका डायमेंशंस क्या मानूंगा, ये बहुत छोटा है। तो इस पॉइंट पे अगर इसका डायमेंशन बहुत छोटा है तो यहाँ पे जो छोटा सा चार्ज, देखो L लेंथ पे कितना चार्ज है, L लेंथ पे जो चार्ज है वो Q है, L लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, Q। और L लेंथ पे अगर Q है तो dy लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो dy लेंथ पे Q तो नहीं होगा, छोटा सा चार्ज होगा dq।
अब ये छोटा सा चार्ज डी क्यू जो क्यू वाई लेंथ पे होगा, ये कितना होगा, ये होगा लेमडा इंटू डी वाई, क्योंकि अगर आप टोटल क्यू को देखोगे तो वो लेमडा इंटू एल है, तो छोटा सा चार्ज क्यू कितना होगा, लेमडा इंटू डी वाई। अब मुझे क्या मिल गया है, एक छोटा सा चार्ज मिल गया है। अगर मुझे छोटा सा चार्ज मिल गया है तो इस छोटे से चार्ज के कारण मैं क्या लिख सकता हूँ, इस क्यू नॉट पे फोर्स लिख सकता हूं। अब ये फोर्स होगा, ये छोटे से चार्ज के कारण होगा, इस पूरे टोटल चार्ज के कारण नहीं होगा। तो वो जो छोटा सा फोर्स होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी एफ। और वो डी एफ कितना होगा, डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय, अब इनके बीच की डिस्टेंस आप जो भी है वो लिख लो। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये L है, ये X है, ये Y है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, L प्लस X माइनस Y का स्क्वायर। समझ रहे हो। और DQ को यहाँ पे पुट कर दो और फिर उसके बाद क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और इंटीग्रेशंस में लिमिट किस तरह से रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर किस तरह से इसका आंसर आएगा वो हम इजीली निकाल लेंगे। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि क्यों हम लोग स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक पॉइंट चार्ज मिलेगा, एक पॉइंट चार्ज मिलेगा, एक पॉइंट चार्ज मिलेगा। तो उस पॉइंट चार्ज के कारण हम फोर्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं और पोटेंशियल लिख सकते हैं। ओके, आप लोगों को शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, क्यू बाय एल। ओके, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, लेमडा इंटू एल। ठीक है, ओके, तो इसको मैं साफ कर देता हूं और कुछ चीज़ों पे अब हम लोग स्मॉल एलिमेंट किस तरह से लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले लेंथ पे किस तरह से एलिमेंट लिया जाता है। तो लेंथ पे आप लोग एलिमेंट जब भी लोगे तो किस तरह से लोगे, लाइक सपोज यहाँ पे ये L लेंथ का एक रॉड ले लिया। ओके, L लेंथ का रॉड लेने पे x पे जाके आप dx का एलिमेंट ले लो और इस dx पे छोटा सा चार्ज dq लिखोगे। वो कितना होगा, इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, q है ना, और डेंसिटी कैसी होगी, लैम्डा। ये लैम्डा यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। क्वेश्चंस करने पे हम लोगों को आएगा समझ में किस तरह से हो सकता है। तो dq कितना आएगा, तो वो dq आएगा लैम्डा इंटू ये छोटा सा एलिमेंट जो भी है वो dx। ओके, क्योंकि टोटल क्यू एल लेंथ पे कितना है, लेमडा इंटू एल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रॉड के लिए लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग रिंग में किस तरह से स्मॉल एलिमेंट लेंगे। रिंग के केस में स्मॉल एलिमेंट किस तरह से लिया जाता है, वो भी लेंथ एलिमेंट होगा, क्योंकि रिंग पे भी जो डेंसिटी होती है, रिंग को अगर काट दो, स्ट्रेट कर दो, तो वो भी क्या हो जाती है, एक लेंथ। उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ 2 पाई आर होती है। ठीक है, इसको काट दो, लंबा कर दो, तो कितनी लेंथ मिलेगी आपको, 2 पाई आर। तो इस पे भी जो डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो इस पे क्या है वो लैम्डा। अब इस पे एलिमेंट लेने के लिए आप क्या सबसे पहले तो क्या ड्रॉ कर लो, दो एक्सिस। आप किसी को भी x किसी को भी y बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा करने के बाद इसकी आपको रेडियस हमेशा गिवन होगी कि इसकी रेडियस सपोज r है। ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, वो लैम्डा है। अब ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो हम लोग करेंगे क्या, या तो x एक्सिस से एंगल बना लो या y एक्सिस से एंगल बना लो। हम लोग r पे जाके थीटा एंगल के साथ छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेंगे डी थीटा का, है ना, डी थीटा का छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो हमें ये स्मॉल एलिमेंट मिलेगा बहुत ही छोटा, जिसको हम dl बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो dl होगा ये जनरली क्या होगा, तो ये जो dl होगा ये होगा हमारा लेंथ इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है r, और आर्क हमें निकालनी है, तो आर्क हमारा dl हो गया, और थीटा कितना है इसका, d थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डी थीटा, सॉरी dl कितना होगा, तो r इंटू डी थीटा, ये dl होगा। अगर ये dl होगा तो सोचो हमें जब भी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा लेंथ मिल जाना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी इस साइड, और इधर कितना आएगा, r डी थीटा। डी थीटा कितना घूमेगा, डी थीटा होगा 0 से लेके 2 पाई तक, तो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई
आर। ओके, तो ये हमारा डीएल एलिमेंट है। आप स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करो और आपको अगर पूरी इसकी लेंथ मिल जाती है तो आपका इंटीग्रेशन सही है। यहाँ पे dx को इंटीग्रेट करो 0 से लेके l तक तो टोटल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डीएल लेंथ पे हम कितनी है वो आर डी थीटा, तो इस लेंथ पे चार्ज लिख सकते हैं छोटा सा स्मॉल डी क्यू, और वो कितना होगा, वो होगा लेमड़ा इंटू आर डी थीटा। अब ये लेमड़ा यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ओके, तो आगे करते हैं हम लोग। यहाँ तक आ गया समझ में? अभी हम लोगों ने देखा था एसी बॉडी जिसके पास किस तरह की चार्ज डेंसिटी हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं एसी बॉडी जिसके ऊपर किस तरह की चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके लिए स्मॉल एलिमेंट किस तरह से लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तभी मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ इसके बेसिक्स में, ताकि आगे आप लोगों को ये चीज़ें बार बार समझानी ना पड़े। ठीक है, और आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने रॉड का और रिंग का किस तरह से स्मॉल एलिमेंट लिखते हैं वो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सरफेस के लिए स्मॉल एलिमेंट, जिन बॉडी के पास सरफेस एरिया होता है उसके लिए स्मॉल एलिमेंट किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट फॉर सरफेस, स्मॉल सरफेस एलिमेंट, ठीक है, या एरिया एलिमेंट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उसके लिए डिस्क। डिस्क के पास क्या होता है, एरिया होता है। डिस्क जो होती है उसके पास क्या होता है, एरिया होता है। रिंग के पास एरिया नहीं होता है, रिंग के पास सिर्फ लेंथ होती है। रिंग की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, पर इसके पास क्या होता है, एरिया। और इसका एरिया कितना होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या होती है, सॉलिड है ना, तो इसका एरिया कितना होता है आप लोगों को पता होगा कि इसका जो एरिया होगा, इसकी ये सेंटर है, इसकी रेडियस आपको गिवन होगी जो कि आर है, तो हम लोग इसका एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, ये टोटल एरिया है। तो इसका स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल एरिया लिखा जाता है। स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिखा जाता है, स्मॉल एरिया। तो हम लोग क्या करते हैं, आर पे जाके, है ना, स्मॉल आर की डिस्टेंस पे जाके क्या बनाते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। ओके, एक रिंग बना लेते हैं। इस रिंग की सपोज विड्थ कितनी मान लेते हैं हम लोग, छोटी सी विड्थ भी लेंगे इसकी, तो इसकी जो विड्थ मान ली जाती है इस रिंग की, वो सपोज है डी आर। तो अब हमें क्या मिली, एक रिंग। उस रिंग की रेडियस तो आर है पर विड्थ कितनी है, डी आर। तो अगर आप इसको कट करोगे बीच में से, ऐसे कट कर दी और कट करने के बाद लंबा करोगे तो आपको इसकी लेंथ कितनी मिलेगी, इसकी लेंथ मिलेगी 2 पाई आर, और इसकी विड्थ कितनी मिलेगी, डी आर। तो आपको छोटा सा एरिया मिलेगा जो कितना मिलेगा, डी ए, जो कितना होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। अगर सोचो इसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, एरिया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, डीए को इंटीग्रेट करोगे तो एरिया मिलेगा, और कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से लेके कैपिटल आर तक। ये क्योंकि ये आर 0 से वेरी होगा, 0 पे जाके रिंग बनेगी, फिर आगे 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 कहाँ तक, आर तक। तो 2 पाई 0 से लेके आर तक, 2 पाई तो एज इट इज, आर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर। तो वही आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया। तो स्मॉल एलिमेंट उस तरह से लिया जाएगा जिसको पूरा इंटीग्रेट करने पे आपको टोटल एरिया मिलेगा। ठीक है, हमेशा इंटीग्रेशंस का मतलब यही होता है कि छोटी छोटी सी रिंग जिसकी विड्थ डी आर है उनको ऐड करना है। कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, 0 से लेके कैपिटल आर तक। ओके, अब इसमें चार्ज डेंसिटी सपोज कितनी है, सिग्मा, तो छोटा सा चार्ज कितना होगा, डी क्यू, कितना होगा, डी क्यू, और वो कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। और व्हाट इज डी ए, तो डी ए कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो ये डी क्यू मिलने के बाद अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, क्यू। टोटल क्यू आपको इजीली मिल जाएगा इसको इंटीग्रेट करने पे। अब वो सिग्मा वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, सिग्मा वेरिएबल हो तो फिर आप पूरा इंटीग्रेट करोगे, और सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। 2 पाई आर इंटू डी आर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका टोटल चार्ज मिल जाएगा सिग्मा इंटू, सॉरी टोटल डेंसिटी मिल जाएगी, और वो कितनी होगी, सिग्मा इंटू, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, है ना। मतलब Q इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब
दिख नहीं रहा होगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा कब लिखेंगे, जब सिग्मा क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट अपन ने डिस्क का देखा। सेकेंड के बाद हम लोग देखते हैं स्मॉल एलिमेंट होलो स्फीयर का। होलो स्फीयर इंपॉर्टेंट, हर किसी को नहीं आता है स्मॉल एलिमेंट होलो स्फीयर का किस तरह से लिया जाए। तो होलो स्फीयर जैसे हमको पता है कि अंदर से पूरा क्या होता है, होलो होता है, उसके पास भी सिर्फ क्या होता है, सरफेस होती है, और सरफेस होगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह का होगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, ठीक है। इसके केस में भी हमें क्या गिवन होगा, इस केस में भी हमें एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, एक्स वाई एंड जेड। ये एक्सिस का नोटेशंस भी मैं आपको बताऊंगा कि हर टाइप के एक्सिस पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर मैं एक्स वाई इसको मान रहा हूँ तो पॉजिटिव जेड मेरा ये होगा, अगर मैं इसको वाई मानूँ, इसको एक्स मानूँ, तो मेरा पॉजिटिव जेड जो होगा वो अंदर होगा, या इसको जेड मानूँ और इसको एक्स मानूँ तो मेरा फिर जो पॉजिटिव वाई होगा वो बाहर होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से लेंगे उसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो होता है यहाँ पे, ओके। तो स्मॉल एलिमेंट किस तरह से लिया जाएगा, उसके लिए होलो के केस में क्या करते हैं हम लोग, आर पे जाके वही डी आर विड्थ की एक रिंग बनाते हैं, डी आर विड्थ की एक रिंग बनाते हैं, सॉरी डी एल विड्थ की, जो विड्थ कितनी होगी, आर दी थीटा, या आर दी थीटा विड्थ की क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, एक रिंग जिसकी विड्थ कितनी है, आर दी थीटा, ओके। ये पीछे का भाग है रिंग का। तो आपको एक रिंग मिली ऐसी जिसकी विड्थ कितनी है, आर दी थीटा। इस आर दी थीटा की विड्थ है ना, और इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी रेडियस हमें निकालनी होगी। अब थीटा आप इसके साथ बना लो चाहे इसके साथ बना लो, ये एलिमेंट जो है वो कितना है, डी थीटा का। अब थीटा इसके साथ भी बना सकते हो और इसके साथ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ मैंने बनाया तो ये मेरा थीटा, ये मेरा आर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका आर कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, आर साइन थीटा। समझ रहे हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा, ठीक है, तो ये भी आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो रिंग की विड्थ कितनी है, सॉरी रिंग की रेडियस कितनी है, इस रिंग की रेडियस है आर कॉस थीटा। तो इसकी जो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ होगी 2 पाई आर कॉस थीटा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर कॉस थीटा, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, आर कॉस थीटा, और इसकी विड्थ कितनी है, डी आर, ठीक है, सॉरी डी आर नहीं, आर दी थीटा। तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जो स्मॉल एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका लेंथ कितनी है, 2 पाई आर कॉस थीटा, और विड्थ कितनी है, आर दी थीटा। तो टोटल कितनी हो गई, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा दी थीटा। दिस इज द स्मॉल एलिमेंट फॉर अ होलो स्फीयर, ओके। अगर आप इसको पूरा इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल क्या मिलना चाहिए, एरिया, देखते हैं करके। सो डी ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 पाई, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आर स्क्वायर के, तो ये तो बाहर हो गया, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। थीटा आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, तो थीटा 0 से लेके ये 0 है, ठीक है, ये 0 के बाद यहाँ पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, π/2, और यहाँ पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, -π/2। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, तो थीटा वेरी हो रहा है -π/2 से लेके +π/2, ठीक है, -π/2 से लेके +π/2, क्योंकि ये थीटा देखो जरा, थीटा किसके साथ बना रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 0, यहाँ तक जाएगा तो कितना हो गया
π/2, और इधर जाएगा तो कितना हो गया -π/2। अब यहाँ ऊपर जाना और नीचे जाना क्यों है, क्योंकि रिंग का जब इसका पूरा सरफेस एरिया होगा तो रिंग ये छोटी छोटी बनेगी, तो ऊपर रिंग बनेगी, फिर इधर भी तो रिंग बनेगी, ऐसे रिंग बनती आएगी, ऐसे रिंग रिंग बन के हर एक रिंग की रेडियस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रही है उसकी रेडियस। तो थीटा जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। थीटा जैसे जैसे कम होगा वैसे ही रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से -π/2 से लेके π/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कॉस थीटा इंटीग्रेट होने के बाद कितना देता है, साइन थीटा। साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 होता है, माइनस साइन -π/2, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन π/2, 2 साइन π/2, π/2 साइन π/2 1 हो जाएगा, और वो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हमारे टोटल एरिया मिलेगा, और वो कितना होगा 4πr²। कुछ चीज़ें आपको मन में भी करनी होगी, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन जो ज़्यादा टाइम लेते हैं वो जनरली आप लोगों को मन में करना है उन्हें साल, क्योंकि आप बचपन से ही ये करते आए हो कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। लिमिट भी आप इजीली आसानी से पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आसानी से आप लोग मन में ही कुछ कैलकुलेशंस कर लोगे, उससे आपका क्या होगा, अप्रोच बढ़ेगी और कैलकुलेशंस भी फास्ट होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्मॉल एलिमेंट स्पेयर के केस में कितना होगा, 2πr² cos थीटा इंटू डी थीटा। तो हमारा जो छोटा सा चार्ट डी क्यू लिखा जाएगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। अब देखना सिग्मा तो सिग्मा रहेगा, ये वेरिएबल भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। और इसके बाद ये क्या लिखा जाएगा, 2πr cos थीटा, ये सॉरी 2πr² cos थीटा डी थीटा। ये आपका छोटा सा डी क्यू होगा। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज क्यू, है ना। अब सिग्मा किस तरह से वेरी होगा, तो सिग्मा थीटा के साथ वेरी होगा, आर के साथ वेरी नहीं होगा। तो इस तरह से हम जनरली स्मॉल एलिमेंट लेंगे किसके केस में, होलो स्पेयर के केस में, ओके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो आपका स्पेयर के लिए हो गया। आपको कोन के लिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, कोन के लिए आप लोगों को खुद को करना है। अगर आप लोग कोन के लिए ट्राई करते हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड करोगे कि कोन का स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, और उसके बाद जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेगी तो फिर अगर आप लोगों के आंसर गलत नहीं आते हैं, सॉरी अगर आपके आंसर्स नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोन के लिए किस तरह से स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट किसके लिए लिया जाएगा, तो वॉल्यूम एलिमेंट लिया जाएगा आपके लिए सबसे पहले स्फीयर के लिए। इसके स्फीयर के केस में वॉल्यूम एलिमेंट किस तरह से लेते हैं, तो स्फीयर जो होगा वो सॉलिड स्फीयर होगा यहाँ पे, है ना। होलो स्फीयर नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर पे ही जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, रो होती है, ठीक है। और ये रो किसके इक्वल होती है, तो ये जो रो होगी ये होगी टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक, अब ये आपकी चार्ज डेंसिटी किस केस में है, स्फीयर के केस में। अब इसमें वॉल्यूम एलिमेंट लेने के लिए, छोटा स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेने के लिए आपको क्या करना होता है, आर पे जाके एक होलो स्फीयर बनाना होता है। आर पे जाके क्या बनाना है, एक होलो स्फीयर। होलो स्फीयर बनेगा 3D में, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी होगी, जिसकी विड्थ होगी dr की, जिसकी विड्थ कितनी होगी, dr की विड्थ होगी। एक मिनट, ये विड्थ बहुत ही छोटी है, ठीक है ना। ये जो विड्थ है ये बहुत छोटी, dr जो एलिमेंट है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो r पे जाके dr की विड्थ होगी तो इसका छोटा सा स्मॉल एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, dv, वो कितना होगा 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर कितना है 4πr², और उसकी विड्थ कितनी है dr, तो ये स्मॉल एलिमेंट हो गया स्फीयर के केस में।
अब ये स्फीयर के केस में स्मॉल एलिमेंट, इसको टोटल इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके कैपिटल R तक, तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इस पे जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है। ये रो वेरिएबल भी हो सकती है और नॉन वेरिएबल भी हो सकती है। तो इसको हम लोग dq किस तरह से लिखेंगे, तो इस पे जब dq लिखा जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा, वो होगा रो इंटू 4 पाई r² इंटू dr। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे टोटल चार्ज। अब ये जो रो है ये वेरिएबल भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट केस होता है हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो होता है स्पेयर। स्पेयर में इस रो को वेरी कर दिया जाता है और फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चंस रिंग के केस में भी पूछा गया है CSIR नेट और IIT JEM में, ठीक है। रिंग में किस तरह से, और जब भी पूछा जाता है तो रिंग के केस में लेमड़ा को वेरिएबल ले लिया जाता है ना। डिस्क के केस में सिग्मा को वेरिएबल लिया जाता है। यूनिफॉर्म के साथ में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ी सी टफ होती है। तो आपको हमेशा इन जो चार डेंसिटी होती है ये हमेशा वेरिएबल ली जाती है, और वेरिएबल चार डेंसिटी के साथ में आपसे टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। और किस तरह से उनको निकालेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और स्मॉल एलिमेंट किस तरह से लिए जाते हैं, जैसे सिलेंडर का स्मॉल एलिमेंट किस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। सिलेंडर में भी होलो सिलेंडर होता है और सॉलिड सिलेंडर होता है। कोन में भी सॉलिड कोन होता है, होलो कोन होता है। डिस्क तो मैंने आपको बता ही दी है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का किस तरह से लिया जाएगा, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल का किस तरह से लिया जाएगा, ये हम लोग क्वेश्चंस के टाइम आपको बताएंगे, ठीक है। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है स्मॉल एलिमेंट के थ्रू। तो ये आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको याद है ना, और किस तरह से लेते हैं ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुलाम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन कंप्लीट करेंगे और फिर पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा दिनों तक यही टॉपिक चलता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट होगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, मैग्नेटोस्टैटिक आपका पूरा का पूरा इसका क्या होगा, कॉपी होगा। अगर ये आपको समझ में आता है तो मैग्नेटोस्टैटिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें रिपीट होने वाली है। तो एक प्रकार से आपका रिवीजन होगा वहाँ पे, पर उसके लिए आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फास्टली होगी, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी स्लोली आराम से पढ़ने वाले हैं चीज़ों को, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो पूरा अलग है, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। जहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं IIT JEM में, CSIR नेट में, जेस्ट में, TIFR में, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इन सारी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। प्रैक्टिस सीट हमारी यूट्यूब की लिंक में आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है। थैंक यू।